हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्धांत सिंह सोलंकी और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, इससे पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया था कि नंबर्स किस तरीके के होते हैं। ओवरऑल हमने क्या सीखा था कि नंबर सिर्फ दो तरीके के होते हैं, या तो वो रैशनल होते हैं या फिर इर्रेशनल होते हैं। देखिए, उसमें हमने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे लोकेट करना भी सीखा था। अब इस एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे? इस एक्सरसाइज में हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उन्हें किस तरीके से पहचाना जाता है और उन्हें किस तरीके से नंबर लाइन पर लोकेट किया जाता है। अच्छा, पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि इर्रेशनल्स को पहचानते कैसे हैं। मैंने आपको पहचानने के दो तरीके बताए थे। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख के सीख सकता है 1.1 के क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स के अंदर। अदरवाइज मैं यहाँ पे भी एक बार आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। देखिए, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। पहली चीज तो अगर आपसे कोई पूछे कि इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, तो ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। देखिए, कैसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी द नंबर्स which are not rational, which are not rational। रैशनल को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे, यानी अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ऐसे नंबर्स जिन्हें मैं p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता, नंबर्स जो कि p बाई क्यू के बराबर नहीं होते, जहां पे p और q इंटीजर्स हैं। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। अब हम इसे पहचानेंगे कैसे? देखिए, इसको पहचानने के दो तरीके हैं। इरेशनल्स को अगर आपको पहचानना है, इसके दो तरीके हैं। मैं आपको एक तरीका पहले बताता हूं जिसमें अगर वो डेसिमल एक्सपेंशन में लिखा हुआ हो। मैं फिर कह रहा हूं, इरेशनल नंबर को पहचानने के सिर्फ और सिर्फ दो तरीके हैं। पहला कि अगर आपको वो डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है। अब भाई, डेसिमल फॉर्म में दिया है तो हम कैसे पहचानेंगे? तो मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, या फिर हम उसको रेकरिंग भी कह सकते हैं। कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि वो नंबर्स जो कभी खत्म नहीं हो रहे हैं डेसिमल के अंदर और साथ ही साथ रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को हम रेकरिंग भी कहते हैं। अच्छा, अगर इसके मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊं आपको डेसिमल फॉर्म में, तो एग्जाम्पल देखिए कैसे होंगे। पहला एग्जाम्पल एक मैं आपको दिखाता हूं। जीरो, चलो जीरो नहीं लेते हैं हम, इसमें ले लेते हैं 3.145678 कुछ भी। देखिए, इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, ये बस चलता जा रहा है और इसमें कुछ खत्म नहीं हो रहा है। अच्छा, आपको लगेगा कि वन रिपीट हो रहा है, बट वन रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए, उसके बाद का नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। एक प्योर तरीके से देखा जाए तो कुछ भी रिपीट लगातार नहीं हो रहा है और ये कभी खत्म भी नहीं हो रहे हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल। अगर ये डेसिमल फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में मैं आपको एक आध एग्जांपल और बता देता हूं, जैसे 0.11067059 कुछ भी। देखिए, इसमें भी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। हालांकि ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। एक तरीका और होता है इर्रेशनल नंबर्स को पहचानने का। कैसे? तो देखिए, अच्छा, इसको वीडियो को पॉज करके उतार लिया करिए क्योंकि नोट्स आपको चाहिए होंगे। साल के एंड में पूरा वीडियो देखना पॉसिबल नहीं होता। इर्रेशनल नंबर को पहचानने का एक तरीका मैं और आपको बताता हूं। अगर वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखे हुए हो, जैसे अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं तो स्क्वायर रूट में m, वेयर m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, where m is not a perfect square। अब जिसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं मालूम है वो भाई 8th क्लास में जाके पढ़े पहले कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। वैसे मैं आपको यही बता देता हूं, परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर्स होते हैं जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होते हैं, जैसे या नेचुरल या फिर इंटीजर भी कह सकते हैं। जैसे कि 16 है, 16 4 का स्क्वायर है और साथ ही साथ वो माइनस के 4 का भी स्क्वायर है। ऐसे नंबर जो किसी इंटीजर का स्क्वायर बन जाते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम इस डेफिनेशन के हिसाब से इर्रेशनल नंबर्स को कैसे पहचानेंगे, भाई हमें पहचानना भी है। तो रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो वो इर्रेशनल नहीं है। जैसे देखिए, रूट 8 की बात करते हैं अपन। रूट 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
√8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल। रूट के अंदर ध्यान रखिए। चलिए हम एक बार लाइन से करते हैं। √1 हमें पता है 1 होता है, 1 एक रैशनल नंबर होता है, इसलिए √1 हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, √2 की बात करते हैं। अब √2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो √2 क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। इसी तरीके से हम चाहें तो √3 को चेक कर सकते हैं। √3 भी क्या है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, √4 हमें पता है 2 होता है, तो √4 क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, क्योंकि √4 किसके बराबर है, 2 के। ठीक है, तो अब आप मेरे हिसाब से अगर कोई स्क्वायर रूट के अंदर नंबर लिखा है तो आप उसको पहचान सकते हैं कि वो रैशनल है या इर्रेशनल है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि ये और ये, तो वो रैशनल हो जाएगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इर्रेशनल हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में ही आपको पूछा जाए, आपको पूछा जा सकता है क्यूब रूट की फॉर्म में भी। अगर मैं आपको कुछ क्यूब रूट की फॉर्म में दिखाता हूं, क्यूब, इसको उतार लीजिएगा। क्यूब रूट की फॉर्म में देखिए कैसे नंबर मिलेंगे आपको। उसमें डेफिनेशन चेंज होके क्या हो जाएगी कि क्यूब रूट ऑफ m वेयर m इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब हमें डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, हम बस पहचानेंगे। देखिए कैसे, क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हुआ। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 3 आएगा। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ 2, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 2 जो होता है वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता, परफेक्ट क्यूब नहीं होता, इसलिए वो रूट के अंदर ही रहेगा, इसलिए हम उसको क्या कह देंगे, इर्रेशनल। जैसे मैं आपको कुछ परफेक्ट क्यूब जिनका बताता हूं, जैसे √8, क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 8 क्या हो जाएगा, 2। कैसे होगा ये पता ही होगा आपका, क्यूब रूट ऑफ 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और क्यूब रूट के अंदर 3 का जोड़ा बनता है, इस वजह से यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा। अब एक बात बताइए, 2 एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये तो रूट से बाहर आ गया, और रूट से बाहर आके ये 2 बन चुका है। 2 एक रैशनल नंबर है, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 8 भी क्या है, रैशनल है। लेकिन अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 100 की बात करूं, अब क्यूब रूट ऑफ 100 हमें पता है कि 100 किसी का क्यूब नहीं होता, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। अगर ये रूट के अंदर ही रह जाएगा तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आप इर्रेशनल और रैशनल को पहचान सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमने पिछली एक्सरसाइज में रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर, इम्प्रॉपर रैशनल नंबर्स को और नेगेटिव को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखाया था। अब हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, अब हमें इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉपी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बोर्ड पे उतनी अच्छी से आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपको करना भी इसको कॉपी के अंदर ही है। उसके लिए आपको एक कंपास की रिक्वायरमेंट होगी और एक स्केल की। ठीक है, चलिए अब हम इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे लोकेट करना सीखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला गया है लोकेट द फॉलोइंग इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमें दिया गया है √2, √3 और √5। यही 3 सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस के अंदर। चलिए सबसे पहले हम √2 को लोकेट करके देखते हैं कि किस तरीके से इसको नंबर लाइन पे लोकेट किया जाएगा। देखिए, अगर आपको √2 को लोकेट करना है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आपको √n को लोकेट करना है तो एक चीज़ याद रखिएगा, इफ़ यू वांट टू लोकेट √n, जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर होगा, अगर आपको √n को लोकेट करना है तो उससे पहले आपको √n-1 को नंबर लाइन पे लोकेट करना होगा। यानी कि मान लीजिए अगर आपको √2 को लोकेट करना है तो उसके लिए आपको √1 को नंबर लाइन पे पहले से लोकेट करना पड़ेगा। मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। पहले अभी हम ये लिख लेते हैं, इफ़ यू वांट टू लोकेट √n we have to locate √n-1 फर्स्ट। आपको पहले √n-1 को लोकेट करना पड़ेगा। चलिए, तो इस हिसाब से अगर हमें √2 को लोकेट करना है तो √2 के लिए आपको किसको लोकेट करना पड़ेगा, √1 को। तो चलिए पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
नंबर लाइन आपने रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते वक्त भी ड्रॉ करी थी। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जिसके दोनों तरफ, क्योंकि लाइन के एंड पॉइंट नहीं होते हैं तो आपको दोनों तरफ एरो बनाने हैं। ठीक है, अब हमें पता है ये है एक रियल नंबर लाइन, इस पे दुनिया के सभी रियल नंबर्स आते हैं। चलिए, तो √2 भी आता होगा। √2 कहाँ आता है देखिए, बीच में हम एक 0 मार्क कर लेते हैं। अब आपको एक काम करना है, आपको एक यूनिट तय करनी है। मतलब जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि 2 सेंटीमीटर की एक यूनिट को, मैं 2 सेंटीमीटर को एक यूनिट मान रहा हूँ और उस पर मार्क लगाता जा रहा हूँ। या फिर आप इसको कंपास से भी कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, कंपास को थोड़ा सा ओपन कीजिए और जितना भी ओपन है उसको छेड़िएगा मत, बस फिर आप मार्क करते जाइए। इसको आप 1 यूनिट मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक को, फिर उस पर रख के एक और यूनिट मार्क कर लीजिए, ये हो गई 2 यूनिट। फिर यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट हो गई। ठीक है, हमने इसको 3 यूनिट तक मार्क कर लिया। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको मैं A दे रहा हूँ, इसको मैं B दे रहा हूँ, इसको C दे रहा हूँ। सो O से लेके A तक का जो पार्ट है वो कितना है, 1 यूनिट। ठीक है, इसी तरीके से A से B तक का भी पार्ट 1 यूनिट है और उसके आगे का भी पार्ट 1 यूनिट है। ठीक है, अब हमें √2 लोकेट करना है। तो √2 के लिए हमें क्या चाहिए, √1। तो 1 यूनिट को ही हम √1 मान सकते हैं, क्योंकि देखिए √1 क्या होता है, √1 1 होता है। ठीक है, अगर √1 1 होता है तो 1 तो नंबर लाइन पे यही मिल गया हमको। हम इसको एक काम करते हैं, ABC पे नंबरिंग भी कर देते हैं। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, अब चलिए √2 कैसे लोकेट करेंगे। आप एक यूनिट तो नंबर लाइन पे ले ली है, अब आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है A से 90 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करनी है और उस पर 1 यूनिट मार्क करना है। 90 डिग्री सबको ड्रॉ करना आता है, जिसको नहीं आता वो अभी देख लेना। आपको A के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आप चाहें तो स्केल से भी कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरीके से O पे रख के आपको एक आर्क काटनी है, देन आपको B पे रख के एक आर्क काटनी है और उसको A से ज्वाइन कर देना है। जब आप इसको A से ज्वाइन करेंगे तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि आपको इसी की लाइन से 1 यूनिट को काटना है। अब 1 यूनिट कैसे काटेंगे, तो अभी हमने माना था कि हमने क्या लेट किया था कि 2 सेंटीमीटर को हमने 1 यूनिट माना है। ठीक है, तो 1 यूनिट ये हो गई और 1 यूनिट हमें इस पे लेनी है। तो 1 यूनिट हम, क्योंकि हमने स्केल को क्या बोलते हैं, कंपास को उतना ही खोलना है जितना ये 1 यूनिट है, तो यहाँ रख के 1 यूनिट आप काट सकते हैं। तो 1 यूनिट हमने यहाँ मार्क कर लिया। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ। मैं इसको T नाम दे रहा हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को मैं T नाम दे रहा हूँ। अब एक बात बताइए, A से T जो है वो 1 यूनिट है, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये एक राइट ट्रायंगल ट्रायंगल बन चुका है। मैं इसको एक बार इसको साइड में बना के दिखाता हूँ। देखिए हमारा फिगर कुछ इस तरीके का बन चुका है, जिसमें यहाँ पे T है, यहाँ पे O है और यहाँ पे A है। अब देखिए ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, 1 यूनिट। अब देखिए अगर ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, तो मैं क्या पाइथागोरस से OT निकाल देता हूँ पहले। अब एक बात बताइए, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस की जगह क्या है, OT का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह TA है तो हम यहाँ पे TA का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और उसके बाद में OA है तो हम उसको OA का स्क्वायर लिख देते हैं बेस की जगह पे। ठीक है, अब एक बात बताइए, OT का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, TA हमें पता है 1 यूनिट है, तो क्या मैं उसकी जगह 1 लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, प्लस OA की जगह भी मैं 1 लिख सकता हूँ। अब OT का जो स्क्वायर होगा वो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1। तो OT कितना हो गया आपका, √2, अगर स्क्वायर को वहाँ भेजेंगे तो। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो OT की लेंथ है वो कितनी है, √2 यूनिट्स। अच्छा देखिए,
अगर मैं कंपास से नाप के दिखाऊं आपको, ये देखिए O से लेके T तक, इसका मतलब कितना यूनिट है, √2। तो जितना OT यहाँ तक है उतना ही वो नंबर लाइन पे होगा। अगर मैं इसको ऐसे मार्क कर दूं तो मान लीजिए मैं इस पॉइंट को P मान लेता हूं, तो O से लेके P तक भी √2 ही होगा, क्योंकि O से लेके T तक √2 था। ये कितना हो गया, √2 यूनिट्स, या आपने नंबर लाइन पे √2 को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं √3 पे। अब देखिए √3 के लिए मैंने जैसे आपको बताया था, √n के लिए हमें √n-1 को पहले नंबर लाइन पे लोकेट करना होता है। तो √3 के लिए हमें √3-1 यानी कि √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करना पड़ेगा। √2 को हमने अभी पिछली क्वेश्चन में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, तो हम उसी पार्ट से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। देखिए कैसे, पहले मुझे नंबर लाइन पे क्या चाहिए, इसका मतलब √2, और √2 कहाँ से कहाँ तक था, O से लेके P तक। चलिए तो मैं एक बार आपको बना के दिखाता हूँ वापस से। हालांकि आप चाहो तो उसी के ऊपर भी बना सकते हो, पर वो कंजस्टेड हो जाएगा। मैं आपको इसी के ऊपर बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए जो क्या बोलते हैं, एक बार हम इसको स्केल से ही नाप लेते हैं। स्केल से ये 1.41 के आसपास आता है, लेकिन अभी हमने 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना, तो वो एग्जैक्टली उतना नहीं आएगा। अभी आ रहा है लगभग 3। चलिए तो हमने जो √2 लोकेट किया था वो लगभग इतना लंबा था। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। OP जो था वो √2 था। आप चाहें तो इससे कंपेयर करके देख सकते हैं। √2 OP की लेंथ के बराबर है। ठीक है, अब ये हो गया √2 यूनिट। फिर से वही काम करना है आपको, एक परपेंडिकुलर डालना है यहाँ पे। कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। अब 1 यूनिट का परपेंडिकुलर इस बार हम स्केल से ही डाल देंगे, क्योंकि हमें पता है 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है और सीधी ही तो खींचनी है, तो आप स्केल से भी खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक बात, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ OPQ। अब OPQ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। ठीक है, कैसे, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। OPQ एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें OP तो √2 यूनिट है और QP जो है वो हमने 1 यूनिट की ड्रॉ करी है। ठीक है, अच्छा इसके आगे पहले मैं एक बार यूनिट्स भी मार्क कर दूं, क्योंकि हमने अभी तक यूनिट्स मार्क नहीं करी हैं जो पिछली बार करी थी। चलिए कितने की ली थी हमने, 2 सेंटीमीटर की यूनिट्स ली थी। आप जो भी यूनिट लेंगे उसको साइड में लिख दीजिएगा कि आप कितने की ले रहे हैं। मैंने 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना है, इस हिसाब से ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, अब देख लीजिए आप, √2 1.41 के आसपास भी है। अब हमें √3 लोकेट करना है, तो √3 को कैसे लोकेट करेंगे, फिर से वही। एक बात बताइए, OQ का जो स्क्वायर होगा, क्या वो, क्योंकि OQ हाइपोटेनस है, तो OP के स्क्वायर प्लस QP के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। क्यों भाई, बाय पाइथागोरस। ठीक है, चलिए OQ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ नहीं, क्योंकि वो तो हमें पता ही नहीं है। OP की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर। QP की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर। OQ का जो स्क्वायर होगा, इसका मतलब √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। OQ का स्क्वायर इसका मतलब 3 के बराबर, और OQ कितना हो जाएगा इस हिसाब से, √3 यूनिट के बराबर। अब हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये जो लेंथ है OQ की, ये जो लेंथ है ये कितनी है, √3 यूनिट। अगर ये √3 यूनिट है, तो अगर मैं इसे कंपास से नापूं और इसको मैं नंबर लाइन तक ले जाऊं, तो ये जो पॉइंट होगा ये भी O से √3 यूनिट पे ही होगा, क्योंकि लेंथ तो बराबर ही है ना। तो इसको मैं नाम दे देता हूं Z। इस हिसाब से OZ भी क्या हो गया, √2 यूनिट हो गया, सॉरी √3 यूनिट हो गया। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ किया कि OQ √3 यूनिट है और नंबर लाइन पे हम OZ को ले आए, क्योंकि OZ और OQ बराबर ही होगा,
तो रूट 3 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया।